नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, बहुत सारी रिकमेंडेशंस जब ट्विटर पे या यूट्यूब पे होती हैं तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि डीजल को थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं व्हेन द मोमेंट यू से कि 80% चलाई या 90% चलाई जो है वो शहर में है। और उसका मूल कारण ये रहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी रिकमेंडेशन कुछ ऐसी हो जिसमें कल को आपको कोई दिक्कत आए और आप बोलें कि ये सुंदरदीप ने या मुनीश ने गलत रिकमेंडेशन जो है वो की थी। उसका प्राइम रीजन ये रहता है, एक तो जब मैं ये कहता हूँ कि आपकी चलाई 2000 किलोमीटर पर मंथ होनी ही चाहिए, उसका ये रीजन रहता है कि अंदर से सबको मालूम है कि जब भी कुछ एमिशन नॉर्म्स को लेके होगा फ्यूचर में, जैसे इंडिया पे काफी प्रेशर है टू रिड्यूस एमिशन नॉर्म्स, तो सबसे पहली गाज डीजल कार्स पे गिरेगी। तो 2000 किलोमीटर का मतलब ये रहता है बेसिकली कि आप अपने 4-5 साल में इतनी गाड़ी चला दें ताकि आपको दुख ना हो द मोमेंट यू विल सी कि इसकी रीसेल जो है वो बिल्कुल नलीफाई हो गई है या इट मे गो टू स्क्रैप हाउसेस स्ट्रेट अवे आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन पीरियड इज ओवर। दूसरा ये रहता है कि मुनीश जी जैसे डिस्कस करेंगे वो टेक्निकली थोड़ा सा कि डीपीएफ क्लॉग होते हैं जब आप बम्पर टू बम्पर ज्यादा चलाते हैं, सिटी में ज्यादा चलाते हैं और आपकी गाड़ी को हाईवेज पे अच्छे आरपीएम्स पे चलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। ठीक है, उसकी लेकिन टेक्निकलिटी है कुछ, मैं ये बहुत आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि डीपीएफ क्लॉग होता है, उसमें एड ब्लू डलता है तो देयर आर हेडेक्स। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड कार, कोई फ्रॉक्स ले रहा है, कोई ब्रेजा ले रहा है, कोई एलिवेट ले रहा है, आप होंडा सिटी ले रहे हैं या क्रेटा ले रहे हैं नेचुरली एस्पिरेटेड, उसमें ये हेडेक्स नहीं है। उसमें आपने पेट्रोल डलवाया, चाहे E20 में थोड़ी सी हेडेक है, वो टॉपिक भी मुनीश जी ने कवर प्रीवियस वीडियो में किया है, बट डीजल वाली हेडेक नहीं है क्योंकि डीजल के पार्ट्स एक्सपेंसिव रहते हैं। खुदा ना खास्ता आपका अगर डीपीएफ क्लॉग हो के बार बार आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा। तो क्यों ऐसा कहा जाता है? डीपीएफ चीज़ क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सिटी के लिए डीपीएफ वाली गाड़ी विद एड ब्लू या विदाउट एड ब्लू लेनी चाहिए? ऐसे ही कुछ चर्चा करेंगे मुनीश जी के साथ। तो मुनीश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। पिछला टॉपिक बहुत अच्छा कवर किया आपने E20 एज वी हैड सम हार्ड क्वेश्चंस टू आंसर। इसी तरीके से मुनीश जी पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए डीपीएफ चीज क्या है। डीजल कार को लेके कार ब्रांड्स आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो अपना माल बेचना चाहेंगे, वो उनके पास जो भी स्टॉक यार्ड में खड़ा है उसने नहीं पूछना आपसे आपके 80% रिक्वायरमेंट सिटी में है या कैसे है, वो माल बेचेंगे आपको। ये इन्फॉर्मेशन आपने खुद ही गैदर करनी है कि हर टेक्नोलॉजी के साथ प्लस माइनस क्या आ रहे हैं। डीपीएफ क्या चीज है मुनीश जी? जैसे कि आपको पता है कि जब एमिशन नॉर्म्स यूरो 6 BS6 स्ट्रिक्ट टाइट कर देंगे तो मेन जो मोटिव था नॉक्स के एमिशंस को कर्टेल करना, कम करना या खत्म करना। अब ऑब्वियसली डीजल इज अ वेरी गुड फ्यूल, इकोनॉमिकल फ्यूल, बट नॉक्स की और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की दिक्कत है उसमें। अदरवाइज कार्बन एमिशंस तो कम है उसमें, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है और वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से अगर चले तो इट इज़ अ वेरी डीजल इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्यूल। बट चलो हम उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज वो हिस्ट्री बन चुकी है आज के टाइम पे। तो जो डीपीएफ सबसे पहले फर्स्ट फेज में डीपीएफ जाया गया, तो जब RD2 आए तो उसके बाद में उसमें SCR टेक्नोलॉजी जो कि होती है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिसमें थे कि आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में जेट लगा के यूरिया वाटर, प्योर यूरिया वाटर, जिसको कि हम एडब्लू भी बोलते हैं, जिसको हम डेफ भी बोलते हैं, डेट इज अ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, डेट इज एग्जैक्टली एडब्लू। और कुछ नहीं है ज्यादा, कुछ केमिकल जैसे प्योर यूरिया वाटर। यूरिया उसको जब कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर जेट लगा हुआ है, अलग से 12 से 13 लीटर का, 8 से 12, 13, 15 लीटर तक टैंक होता है, उसको कुछ जलाया नहीं जाता, कुछ नहीं, बट कैटालिटिक कन्वर्टर में वहाँ पे उसकी जो जालियां होती हैं स्प्रे करते हैं, जिसके साथ उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यूरिया स्प्लिट कर देता है उसको, केमिकल कंपोजिशन को चेंज करता है एग्जॉस्ट। उससे पहले जो डीपीएफ रहता है, दैट इज अ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब ऑब्वियसली देयर इज क्या चीज है, कहाँ लगा होता है, मैं बताता हूँ। वो लगा होता है जो एक इंजन का ब्लॉक है, इसके इधर इनटेक मैनिफोल्ड जहां से एयर घुसती है, दूसरे साइड पर होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद फायरवॉल एग्जॉस्ट के पास, हाँ फायरवॉल के पास में या इंजन के एग्जॉस्ट वाली साइड, ताकि जो जैसे ही इंजन से सारे सिलेंडर से जब मेन कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में, कंबशन के बाद में जो एग्जॉस्ट निकले, तो वो चारों या 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में सीधे वो जाके चला जाए जाके डीपीएफ में, दैट इज डीजल पार्टिकल फिल्टर की बड़ी सिंपल एक इंजीनियरिंग है। वो उसमें 2 चीजें रहती हैं जिसको हम पंजाबी हिंदी में भट्टी बोलते हैं, ओवन। ठीक है, वो काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। तो उसमें एक बड़ा सा गोल सा, या चलो उसकी एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो ओवल में भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, ज्यादातर गोल ही होते हैं, सिलेंड्रिकल ही होते हैं। उसमें एक अलग अलग एंगल पर मटेरियल एक ही रहता है, ज्यादातर स्टील और स्टेनलेस स्टील और वो सब कुछ मेटल्स का अलॉय को करके, जो कि 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस ऊपर का मेल्टिंग पॉइंट रहता है कुछ अलॉयज का। वो एक कहने का मतलब जालियों का सेट रहता है, जालियां मींस
फिल्टर्स, हाँ फिल्टर, लेट इट कॉल्ड फिल्टर, नेट काइंड ऑफ, उसका जो माइक्रोन है, जो कम हाँ मैश है जो, वो अलग अलग लेवल की अलग अलग डिफरेंस होता है। बैक टू बैक जालियां होती हैं जो कि जैसे जैसे उसमें से एग्जॉस्ट निकलता रहता है वो कार्बन सूट को ट्रैप करता रहता है। और जब वो 7 से 12 जालियां एक ऐसे सेट में, एक सिलेंडर में लगी हुई हैं जिसका कि माइक्रोन अलग है, मैश का साइज अलग है, उसमें से पोरस वर्ड होता है, अच्छा, उसका फर्क है। मींस कोई कम पोरस है, ज्यादा पोरस है, तो पोर्स, साइज ऑफ ए पोर, जब वो डिफरेंशियल पोर्स में से गुजरती है तो अलग अलग साइजेस के, मतलब जब जहां से बढ़ता है तो ज्यादा कम पोरस जाली होती है जो कि बड़े पार्टिकल, तो लास्ट में जाते उसकी मैश इतनी कि ज्यादा होती रहती है, तो छोटे छोटे पार्टिकल को एक स्पेसिफिक जगह में ट्रैप कर दिया जाता है ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर है, पीपीएम जिसको हम पीएम बोलते हैं, पार्टिकुलर मैटर 2.5 से ऊपर वाले, वो ट्रैप हो जाए उसमें, वो एक्सपोज ना हो एनवायरनमेंट के, क्योंकि इट इज लाइक कि जैसे हम मास्क लगाते थे, मास्क हमारे कान में हवा घुसने से पहले उसको पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता था, राइट, बिल्कुल सही। सक्शन से। इसमें होती है इंडक्शन, मींस इसमें फोर्स जो एयर एग्जॉस्ट की जो एनर्जी होती है, फोर्स होता है एग्जॉस्ट का होता है, तो एक फिल्टर से गुजरकर जहां से शुरू बड़े पार्टिकल्स जाते, छोटे छोटे पार्टिकल जात में जाते जाते ऑलमोस्ट 98% रिडक्शन 2.5 पीएम पार्टिकुलर मैटर के उसको वो ट्रैप कर लेता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते, दैट्स इनफ आल्सो, दैट इज इनफ। तो पार्टिकुलर मैटर मतलब जो कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या एक विजिबली देख सकते हैं, जिसको हम कार्बन वो पाउडर बोल देते हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो उसको ट्रैप करने के लिए है। अब ऑब्वियसली उसकी डीजल इंजन या कोई भी इंजन, इट इज बिल्ड टू गो फॉर ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और जब वो मल्टीपल साइकिल से गुजरता है तो ऑब्वियसली अगर वो मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर रहा है इतनी सी या इतनी जगह में, तो मॉलिक्यूल्स कीप ऑन ट्रैपिंग, कीप ऑन कलेक्टिंग। तो डीपीएफ का काम है उसको ट्रैप करना। अब उसको वो मिटिगेट कैसे करते हैं, उसको उस कार्बन को डील कैसे करते हैं, वो आप क्वेश्चन से, या मैं यहीं बता दूं? नहीं, मैं बता क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्लीज। मुनीष जी, कुछ कार्स में मैंने देखा है, टाटा की कार्स में मोस्टली डीपीएफ होता है, एल्ट्रॉस में जैसे इनके डीईएफ नहीं होता। हाँ, ये कुछ ब्रांड्स को क्यों देना पड़ रहा है और कुछ ब्रांड्स क्यों इससे BS6 मीट करने के लिए वर्ल्ड वाइड 2 टेक्नोलॉजी हैं, वन इज DPF, सेकंड इज SCR, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। SCR अभी इंडिया में ज्यादातर यूज हो रहा है बड़े इंजन के लिए, मोर देन 2 लीटर, ठीक है, और जो छोटे इंजन हैं 1.4, 1.5, अब ऑब्वियसली उनका जो कंबस्शन साइकिल है, जिसको कि हम कंप्रेशन रेशो बोलते हैं, कंप्रेशन रेशो डिफरेंट रहता है, तो वो एक मेजर करते हैं कि हाउ एफिशिएंट द इंजन इज। तो कुछ इंजन्स में अगर वो मैन्युफैक्चरर टू कीप द कॉस्ट लो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स, अगर वो एक इंजन अगर उस रेंज में है एमिशंस में, अगर उनको लगता है कि सिर्फ डीपीएफ से ही हम इस लेवल पर आ सकते हैं या नॉक्स को भी मिटिगेट कर सकते हैं, तो उनको अगर सही लगता है, क्योंकि वो छोटे इंजन है, तो वो SCR सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन वो नहीं लगाते। अब SCR लगेगा तो एक एडिशनल कॉस्ट जुड़ेगी, डेट इज डेफ, एडब्लू, यूरिया वाटर, बिल्कुल। तो एमिशंस नॉर्म को मीट करने के लिए डीजल में वी आर हैविंग 2 टेक्नोलॉजीज। तो DPF तो लगेगा ही लगेगा, मैंडेटरी, SCR लगेगा नहीं लगेगा, वो जो R&D होती है एक स्पेसिफिक इंजन में, वहां पर डिसाइड किया जाता है। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स कि एक ही कंपनी में एक इंजन में SCR है, एक में नहीं है। ज़्यादातर आपको बड़े इंजन्स में, ट्रक्स में, लॉन्ग हॉल इंजन्स में, बिग डिस्प्लेसमेंट सीसी में डाला जाता है, बिकॉज एयर की वॉल्यूमेट्रिक जो एग्जॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है। अकेला DPF उसको डील नहीं कर पाता। टोटली गॉट इट। तो अगर उसकी कंप्रेशन रेशोज अगर उसको डील करने में कामयाब है या DPF करने में कामयाब है, तो मैन्युफैक्चरर कोशिश करता है कि एक एडिशनल कॉस्ट, अब ऑब्वियसली इट कम्स विद द कॉस्ट, और उसको फिर आप ऑलमोस्ट 80 से 100 रुपये पर लीटर कॉस्ट करता है डेफ, ठीक है, एडब्लू। बड़े में तो डलेगा ऑप्शन नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि 80 से 100 रुपये पर लीटर कॉस्ट करता है, मतलब जो नॉर्मल डिस्पेंसर्स हैं जो फ्यूलों में, वो 60-65 रुपये रेट है। बट अगर आप ब्रांड का लेते हो, जैसे टोयोटा से ले लिया वो 100 रुपये के आसपास वो एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। फिर उसको डालने का भी झंझट है, बड़े पंगे। यूरिया के मैं बता रहा हूँ, उसको डालते वक्त वो हाथ में नहीं लगना चाहिए उसी टाइम। हाँ, जैसे फेविकोल लगती है तो वाइट रेजिड्यू छोड़ जाता है, वो जम जाता है,
खराब कर सकते आपको ऐसा लगता है कि वो जम गया कुछ। हाँ। और अगर प्लास्टिक पार्ट, अब जैसे ज़्यादातर गाड़ियों का डेफ डलता है बोनट खोल के बिल्कुल पीछे, बैटरी के बिल्कुल पीछे फायरवॉल के पास में, अच्छा तो उसकी पाइप से डालना पड़ता है। थोड़ा भी इधर उधर पेंट पे गिर गया तो उसको पानी से वॉश करना पड़ता है पहले आपको। अगर वो पड़ा रह गया वहां पर पेंट खराब तो पेंट, और वो पता नहीं है यार, अब देखो मैं केमिस्ट्री स्कॉलर तो हूँ नहीं, बट वो वाइट रेसिड्यू किस चीज़ का बचता है, वो कोरोजन करता है, क्या करता है मुझे नहीं पता, बट जल्दी साफ कर उसका झंझट बहुत है उसका। वो ऐसा नहीं कि कूलेंट डाल देते हैं, वो चीज़ नहीं है। विंडशील्ड वॉशर है तो उसको डालते वक्त का भी अपना झंझट है। तो इसलिए अगर एक इंजन मीट कर रहा है तो इसलिए वो SCR नहीं टेक्नोलॉजी यूज करता, बट DPF तो मैं समझ गया हूँ कि छोटे इंजन में वो चीज़ चला लेते हैं, छोटे इंजन में क्योंकि कंप्रेशन रेशियोज डिफरेंट होती हैं तो वो डील कर लेते हैं। मुनीश जी, डीजल की स्पेशलिटी ये है कि दीज इंजन आर फ्यूल एफिशिएंट, दे हैव मोर टॉर्क एज कम्पेयर टू पेट्रोल, है ना भाई। एल्ट्रोस जैसी कार का 200 Nm के आसपास टॉर्क है, 3X इतनी वैल्यू फॉर मनी लगती है देख के कई बार, 300 Nm के आसपास 300 Nm का टॉर्क निकालती है और 115 भी। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक बार तो बंदे को होगा पावरफुल है, फ्यूल एफिशिएंट है, दिल्ली में हूँ मैं, मुंबई में हूँ, पुणे में हूँ, बेंगलोर में हूँ, मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, उसको बेचारे को कुछ पता नहीं है क्योंकि डीलरशिप का माल खड़ा हुआ है। अब BS6 गाड़ी SC रिक्वायरमेंट्स के लिए लेनी चाहिए? अरे यार, आप एक्चुअली इंडिया में, सच्ची दस्से हो? मैं सच बताऊंगा, कोई इसमें वो नहीं है। अगर कोई टेक्निकल बंदा भी बैठा होगा तो कोई कन्फ्रंट नहीं करेगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि कमेंट कोई एक भी बंदा नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, जितना मर्जी टेक्नीशियन बड़ा हो। अच्छा, मैं आपको दावा करता हूँ। इंडिया में दिक्कत क्या है ना कि गाड़ी बना दी जाती है, इंजन बना दे बेच दिया जाता है। जैसे हम है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाते हैं तो हमें डेमो दिया जाता है उस चीज़ का। आपको ये बताना है कि ये मैं बता रहा हूँ इस रिक्वायरमेंट के लिए है कि नहीं? नहीं, उसको आपने मेंटेन कैसे करना है, चलाना कैसे है उसको। नहीं, वो आप कह रहे हो है गाड़ी इस चीज़ के लिए, पुणे जैसे शहर के लिए डीजल गाड़ी है? हाँ बिल्कुल है, मैं बताता हूँ, शायद आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए। आप डीजल लेने जा रहे हो ना अभी कल परसों, चलो आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, एक इट इज़ नॉट अ स्टोरी टेलिंग, बट आप वॉशिंग मशीन भी लेते हैं ना, उसका भी डेमो करने आते हैं। वो बताते हैं कि आपको यूज़ कैसे करना है, कब कौन सा प्रोग्राम डालना है। कार्स में ऑब्वियसली क्या है, सॉरी टू से यार, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जो सेल कंसल्टेंट है ना, उनको भी थोड़ा टेक्निकल साउंड होना चाहिए। वो नहीं है बिल्कुल, ठीक है उनको, और एक इंडक्शन सेशन जरूर होना चाहिए। जैसे मैं कंसल्टेंसी में ना हमेशा इंडक्शन सेशन भी देता हूँ कार लेने के बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि, लगता नहीं है, फैक्ट है कि अगर आप एक इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड डिफरेंट है, टर्बोचार्ज पेट्रोल डिफरेंट है, MPFI टर्बो भी डिफरेंट है और GDI भी डिफरेंट है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही डीजल विदाउट DPF और विद DPF में डिफरेंस है। ऑल आर कमिंग विद DEF। डीजल पार्टिकुलर फिल्टर DPF। अच्छा, विदाउट DPF। अच्छा, अभी भी विदाउट DPF आ रही हैं कार्स कुछ? अब नहीं आ रही, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो रूल BS4 विदाउट DPF में लागू नहीं होते थे वो अब लागू होते हैं, और जो उनमें रूल थे वो इनमें लागू नहीं होते। उनमें सिटी में बम्पर टू बम्पर यहाँ से चाबी उठाई 1 किलोमीटर तो बंद कर दिया तो दिक्कत नहीं होती थी। अब है, मैं बताता हूँ क्यों। जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि एक DPF इतना है, वो एक फिल्टर भी है और एक ओवन भी है। अब मैंने सेकंड बार तो बताया नहीं DPF काम कैसे करता। अब ओवन में सूट इकट्ठा हो गया, जब अब मैं बताऊंगा DPF रीजनरेशन क्या होती है, फोर्स रीजनरेशन क्या होती है, ऑटोमेटिक रीजनरेशन क्या होती है, ठीक है, फिर या फिर मैनुअल क्लीनिंग होती है, वो बात की बात। अब सूट इकट्ठा हो गया, अब वो ऑब्वियसली उसको बाहर तो निकलेगा नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पुल कर लें या ब्लो कर लें। अब ऐसा भी नहीं है अब इकट्ठा कर लिया इसको बाहर फेंक दें, क्योंकि पहले ट्रैप कर लिया बाद में उसको निकाल दिया तो नलीफाई हो गया। सूट क्या चीज़ है? सूट वही जो कार्बन अंदर इकट्ठा हुआ फिजिकल हाँ पाउडर, वो पाउडर फॉर्म में एक सूट काले रंग का, जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना, टेल्कम पाउडर व्हाइट होता है तो उसमें जो टेल्कम पाउडर ब्लैक कलर का निकलता है, दैट इज अ सूट, दैट इज अ पार्टिकुलेट मैटर एक्चुअली। अब टेल्कम पाउडर की आप वो देख सकते हैं कितना फाइन होता है, बहुत फाइन होता है, सही है। ऐसे ही जब कार्बन निकलता है ना, वो ऐसे लगेगा आपको ये ब्लैक कलर का सुरमा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, सुरमा जमा हो जाता है उसमें। ठीक है, सुरमा मीन्स काजल गाइस, ठीक है। तो काजल वाला वो मुझे लगता है काजल की तरह यूज भी हो सकता है वो। तो वो एक काफी सारा, अगर कैटलिटिक कन्वर्टर में सारा कैटलिटिक कन्वर्टर से पीछे होता है DPF है ना, कैटलिटिक कन्वर्टर में SCR वो अलग चीज है, ठीक है। तो DPF में इकट्ठा हो गया। अब इसको ऐसे तो फेंक नहीं सकते, तो DPF में अलग से पाइप आता है डीजल का। टेम्परेचर उसका वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड डीजल फ्यूल, हाँ, लिक्विड सीधा ही आ रहा है, फ्यूल हाँ। और DPF वाले जो इंजन होते हैं उसमें एक पोस्ट कंबस्शन साइकिल में एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट इंजेक्शन। हाँ, यस, पढ़ा हुआ है मैंने। हाँ, पढ़ा हुआ है, यस। टाटा के इंजन में भी है, कुछ में भी है। तो उसमें कुछ डीजल, जैसे कार्बोरेटर हवा में डीजल मिक्स कर देता है, ऐसे कुछ DPF ऐसे हैं जो कि इंजन में घुसने से, इंजन के निकलने से पहले ही थोड़ा एटमाइज करके डीजल को डाल दिया जाता है, ताकि वो जब एटमाइज्ड एग्जॉस्ट गर्म 500-600 डिग्री वाले DPF में जाए तो
कहने का मतलब है कि जो अनबर्न्ड फ्यूल इंजन में रह गया, अब वो जो मैं सूट की बात कर रहा हूँ दैट इज अनबर्न्ड फ्यूल। अनबर्न फ्यूल, हाँ जी। तो एक सेपरेट चैम्बर में, ओवन में, भट्टी में एक दोबारा से डीजल डाल के, हाँ, अगला या आगे जहाँ वो डीजल वहीं पे इंजेक्ट करवा दें, या एक पायलट इंजेक्शन के बाद में एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन करवा के उसमें मिक्स कर दें, ताकि उसका टेम्परेचर 800-900 डिग्री के बाद में वो अनबर्न्ड फ्यूल दैट इज अ सूट वो जल जाए। दैट इज कॉल्ड डीपीएफ रीजनरेशन। तो हम डीपीएफ की बात कर रहे थे। एक तो डीपीएफ रेव क्लीनिंग के साथ में सेल्फ क्लीन होता रहता है लॉन्ग रूट्स में। लॉन्ग रूट्स में क्या रहता है कि ईसीएम डिसाइड करता है कि ज़्यादा आरपीएम जब होल्ड करके रखा इतनी देर के लिए, तो वो फोर्स्ड इंडक्शन कंबस्शन के टाइम पर थोड़ा सा डीजल डाला और रेव क्लीनिंग के थ्रू, मतलब जब इंजन 2000 आरपीएम से ऊपर क्रूज कर रहा है 1800-2000 में हाई रेव्स पे लंबे टाइम के लिए, तो वो अपने आप हाई टेम्परेचर पास आउट हो जाता है डीपीएफ को। डीपीएफ भी 700-800 डिग्री पे हो जाता है गर्म। मतलब जो रेलिवेंस आती है सिटी में और हाईवे पे, तो हाईवे में वो टेम्परेचर बड़ा रहता है, तो काफ़ी सूट जल जल के वो सूट की जो कलेक्शन मास वैल्यू है जो कि 50 ग्राम से नीचे होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया में सेंसर लगा हुआ है जो कि सूट मास को मेजर करता है, वो 50 ग्राम से नीचे फिजिकल चीज होगी जैसे वो 30 से ऊपर गया, रेव क्लीनिंग शुरू हो गई और अपने आप अनबर्न्ड फ्यूल जो है जल जल के बाहर निकल गया। एग्जॉस्ट तो मतलब वो दिखेगा नहीं आपको, वो जल जाएगा, अनबर्न्ड फ्यूल जल गया। जल गया, अच्छा। जैसे डीजल का कार्बन है उसको मैं दोबारा जला दूं तो वो जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसका गॉट इट। पार्टिकुलर मैटर दैट विल बी लेस देन 0.5 mm। वो पाउडर का भी धुआं बन के पाउडर का भी धुआं बन के, मतलब अनबर्न्ड, वो एक्चुअली जो पाउडर है वो अनबर्न्ड फ्यूल है। ठीक है, मुझे इसमें लेकिन आपके मुनीष जी ये जवाब नहीं मिला कि सिटी के लिए बता रहा हूँ मैं आप एक कॉमन कस्टमर को समझाइए कि सिटी के लिए। अब मैं ना टेक्निकल ज्ञान वाले भाई साहब वो है, वो फॉलो हमें करते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, और उन्हीं से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि एक्चुअल में डीपीएफ वाली इशू है। मैं बता, उसका सलूशन है हमारे पास में, मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर, शायद आप हंसोगे। और उसमें वो उस गाड़ियों का नाम ले रहे हैं जिनको मैं एक्चुअल में बहुत रिलायबल मानता हूं। अरे कंसर्निंग नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। द मोस्ट टॉप मोस्ट रिलायबल ब्रांड टोयोटा भी है ना, अगर उसमें भी एक फेल सेफ मैकेनिज्म है, बट मैंने अब इसकी रेफरेंस आएगी जो मैंने पहले पॉइंट बोला था ना कि एट द टाइम ऑफ सेल इंडक्शन में आपको बताया नहीं जाता कि इसके साथ रूल्स क्या हैं। अब गाइज मैं आता हूँ मिक्स कंडीशंस में, तो गाड़ी सिटी में चल रही, मिक्स कंडीशन मतलब हाईवे प्लस सिटी, और एक ऐसी कंडीशन में कि गाड़ी चल रही है सिटी में। अब ऑब्वियसली सिटी में क्या होगा, यहाँ से गए 2 किलोमीटर दूर के गाड़ी बंद कर, टाइम नहीं मिला, कंबस्शन हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है मास, रीजनरेशन हो नहीं रही, आरपीएम 12-13 से ऊपर है नहीं, रेव क्लीनिंग भी नहीं हो रही, और मास बढ़ता 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 एक पॉइंट पे जमा हो गया, 50 ग्राम तो डीपीएफ क्लॉक्ड हो गया। जैसे 50 ग्राम से ऊपर हुआ, उसने ट्रिगर करा ईसीयू को कि अब मेरा सूट मास बढ़ गया, अब रीजनरेशन चला दो। अब रीजनरेशन कब चलेगी, अब इंजन चलेगा लंबे टाइम के लिए। अब या तो वो हाईवे पे चल जाए, हाँ जी, या अब गलती इसमें क्या करते हैं कि होमवर्क हुआ ब्रांड की तरफ से, उसमें जितने भी डीपीएफ वाले हैं उसमें एक लाइट जलती है रीजन की, सेल्फ रीजनरेशन की। हाँ जी, उसमें थोड़े से इंजन के आरपीएम बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने इंजन आरपीएम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि फ्यूल डिलीवरी में कंबस्शन जो पायलट इंजेक्शन है उसके बाद में पोस्ट पायलट इंजेक्शन जो करवाई थी उससे आरपीएम बढ़ गए। उसका काम था कि डीजल एक्स्ट्रा मिस्ट में पहुंचाना डीपीएफ में। हाँ जी, उसका टेम्परेचर 800 में गया, लाइट जली। अब टोयोटा में बता रहा हूं, टोयोटा में ऐसे करके ग्राफ बना आता है, जैसे फ्यूल के लेवल होता है ना, ऐसे आता है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, जैसे 6 पे पहुंचा, रीजनरेशन की लाइट जली और वो कम होना शुरू हो जाता है। दिक्कत क्या है सुंदरदीप जी, दिक्कत ये है लोगों को पता ही नहीं है यार, एजुकेट करने वाला मैं कहता हूँ सॉरी टू से ब्रांड्स, आप इतने अंधे हो यार, मुझे कम से कम आफ्टर सेल्स में आप डाल दो या बता दो। लोगों को ये नहीं बताते कि जब रीजनरेशन चालू हो के लाइट चल रहा है, जब वो रीजन मोड में हो, गाड़ी के इंजन को बंद मत करो, ऑफ नहीं करना। यस, तो ऐसा नहीं है कि आप सिटी में नहीं रख सकते। अच्छा, कहीं किसी रूल में बुक में नहीं लिखा हुआ कि डीपीएफ वाली गाड़ी सिटी के लिए नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है, मुझे लगता है ये किसी को बात ही नहीं करी होगी किसी ने यार। अगर डीपीएफ डाला है तो ईसीएम में उसकी एक सेट ऑफ एल्गोरिदम है, ईसीएम को पता है कि इस टाइम सूट कितना इकट्ठा हो चुका है, राइट। वो अपने आप को 50 ग्राम से नीचे रखेगा। जैसे ही 50 ग्राम के आसपास पहुंचा उसने रीजनरेशन चालू कर दिया। सिटी में क्या होता है, अब आपको लगता है अगर 100 डीपीएफ वाली गाड़ी, किसी को एक बंदे को खड़ा करके पूछ लो, उसको किसी मैन्युफैक्चरर ने या एट अ टाइम ऑफ सेल किसी ने ये बताया है कि सर ये अगर लाइट चल जाए रीजनरेशन की, आपको गाड़ी बंद नहीं करनी, आपको रीजनरेशन का साइकिल कंप्लीट करना है। हाँ, वॉशिंग मशीन में साइकिल होता है 45 मिनट का। बिल्कुल। क्या अगर 45 मिनट से पहले बंद करके कपड़े निकाल दे, कपड़े आपको सही मिलते हैं या धुले हुए सूखे हुए? नहीं मिलेंगे। अगर एक मशीन का एक प्रोग्राम है, अगर उसको आप पहले निकाल दो, इट मींस दैट इज अनडन, नॉट कंप्लीटेड, दैट इज नॉट कंप्लीटेड। तो
ऐसा तो रूल बुक में कहीं है ही नहीं कि यार इसको आप सिटी के लिए है ही नहीं, क्योंकि रीजनरेशन नहीं होगा यार। अगर रेव क्लीनिंग किसी रीजनरेशन नहीं हो रहा तो ईसीएम में फेल सेफ मैकेनिज्म है, उसमें एल्गोरिदम में प्रोग्राम में प्रॉपर जो रीजनरेशन ऑटोमेटिक रीजनरेशन होती है उसमें लाइट आती है, इंजन के आरपीएम बढ़ते, पता चल जाता है कि यार कुछ हो रहा है उसमें। यार सीधा सा फंडा, अगर तो हाईवे पे जा रहे हो आपको कुछ करना नहीं है। अब हाईवे में क्या होता है, आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, रीजनरेशन मोड चला, सूट मास कम हुआ, खत्म बात। उसमें भी हाई आरपीएम्स वाला कुछ? हाई आरपीएम वाला नहीं, वो डिसाइड करेगा खुद के हाई आरपीएम अपने आप। अगर हाई आरपीएम उतने नहीं है, अगर आप 60-70 पे क्रूज कर रहे हो तो वो रीजन मोड ऑन कर देगा, फिर रेव क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ईसीएम को पता है अगर मुझे ये चीज नहीं मिल रही तो मैं इस चीज से इसको काउंटर कर लूंगा, मैं सूट मास को कम कर लूंगा। वो फिर डीजल डीपीएफ में डीजल डालना शुरू कर देगा या पायलट लर्निंग के थ्रू डालना शुरू कर देगा, फिर रेव क्लीनिंग का पॉइंट नहीं रहेगा। सिर्फ दिक्कत ये है यार, जितने को गाड़ी बेची है, जब रीजन मोड ऑन होता है लोगों को पता ही नहीं है कि इसको बंद नहीं करना, इसको प्रोग्राम को कंप्लीट होने देना है। तो यार खुल के लो डीपीएफ गाड़ी, आप भी ले रहे हो, मैं भी लूंगा यार, मुझे कोई भी इंजन पहुंचा दो, मैं आपको 4 लाख किलोमीटर चला के दिखाऊंगा वो गाड़ी बिना डीपीएफ के इशू के। दिक्कत कब आती है सिटी में खासकर। एक क्वेश्चन मैं पहले पूछूं, मेरे माइंड में आ रहा था क्वेश्चन, बताइए। आपने मुझे जो बताया डीपीएफ में मल्टीपल जालियां रहती हैं, हाँ, और उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर भी डीजल भी स्प्रे होता है, वो सूट जलता है, सारा मैं प्रोसीजर समझ रहा हूँ अभी। फिर भी एक डीपीएफ की एक लाइफ तो होती होगी। मैं बताता हूँ उसमें भाई इतना उसमें कालस निकल के जा रही है, इतने सारे फिल्टर्स हैं, मैं बताता क्लॉग तो होता ही होगा। मैं बताता हूँ मतलब डीपीएफ खराब कब, ऐसा तो नहीं है कि वो पहले दिन भी नया है और 4 लाख किलोमीटर के बाद ऐसा तो ये तो है, ये लाख किलोमीटर के बाद वो 80-85% पोरस वो रह जाता है। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। वो कब होता है पॉइंट, जब डीपीएफ क्लॉग हो जाए। अच्छा, डीपीएफ क्लॉग कब होगा, जब उसके रीजन साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। कितनी बार रीजन कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ चीज, ये दिस इज अ टेबल, इसमें मिट्टी डल रही है, अगर मैं साथ में साफ कर रहा हूँ कुछ नहीं, इट विल कीप्स दिस शाइनिंग इंटैक्ट। हाँ, यस, यू आर राइट। अगर इसको मैं बार बार साफ नहीं कर रहा, अगर एक लेवल में मिट्टी डल गई, इट विल स्टार्ट फेडिंग, एब्रेजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं कितना भी साफ कर लूंगा वो साफ नहीं होगा। नाउ डीपीएफ फेल कब होता है यार, डीपीएफ इज नॉट मेंट टू गेट फेल्ड, डीपीएफ इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विद डीपीएफ इज टू डील विद द डीपीएफ देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच जिसको प्रोडक्ट बेचा उसको पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डीपीएफ कब चोक होगा, जब सूट बिल्डअप हो गया, 50 ग्राम से ऊपर चला गया, अब गाड़ी मांग रही है रीजन, बट उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा, 2 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट से जलने के लिए दे, उसको रेव्स ही नहीं मिल रहे, या रीजन मोड ऑन हो गया लाइट। अब कमेंट में बताना कितने लोगों को पता है कि जब रीजन मोड में है गाड़ी तो गाड़ी को बंद नहीं करना। किसी को मैं अब ये नहीं कह रहा कि जब रीजन मोड पे आ जाए गाड़ी तो गाड़ी को चलाना, यार कोई जरूरत नहीं है। लाइट जली, आइडलिंग पे आपको पता ही होगा गाइज, इनोवा का आप बेस मॉडल में ले लोगे ना 2.4 इंजन, मैं फोटो भेजूंगा, उसमें फ्यूल बार्स होते हैं ना, छोटा बड़ा 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 बड़ा, ऐसे करके डीपीएफ का मास बढ़ता है। जैसे 6 गया डीपीएफ की लाइट जली, वो कम होना शुरू हो जाता है। व्हाट इफ अगर वो 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 के 5 पे गया, 6 पूर पे रीजन मोड ऑन हो गया, अभी एक कम हुआ, इंजन बंद कर दिया, कंप्लीट ही नहीं हुआ साइकिल। ठीक है। अब टेम्परेचर 800 लेके जाने के लिए उसको टाइम लगेगा। हाँ, मैंने इंजन बंद कर दिया, अब उसका सूट मास बैठा जहाँ पे, चौथे पे, अब मैंने फिर से गाड़ी चलाई, अब उसको फिर से 800 टेम्परेचर पहुंचने में टाइम लगेगा। चला आप रहे नहीं, व्हाट इफ अगर वो 6-7 में रहे थ्रू आउट द लाइफ, क्लॉग्ड ही रहेगा, वो क्लॉग्ड रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब एक चीज एक टाइम पर एक जगह पे ज्यादा टाइम के लिए वो वहां पे जम जाती है, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, पत्थर बन जाता है। पत्थर कैसे बनता है? वो जलेगा भी नहीं। पत्थर कैसे बनता है जी? व्हाट इज कार्बन डेटिंग? व्हाट इज कार्बन डेटिंग? रॉक्स कैसे बनते हैं? रॉक्स किसी टाइम पर पाउडर फॉर्म में सॉइल होती थी, जब वो सॉइल ओवर द पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 ऑफ मॉइस्चर निकल गया, जब वो कंडेंस होता रहता, कंडेंस मींस जब वो कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, मॉलिक्यूल पास आते रहते, लाइट लॉक होता है, इट बिकम्स रॉक्स। बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताइए, अब वो जालियां, ऐसा तो है नहीं अब जालियों में से टैल्कम पाउडर तो निकल जाएगा, बट जब वो टैल्कम पाउडर पत्थर बनेगा, क्या वो निकलेगा? फिर होगा डीपीएफ खराब, फिर आएगी रिप्लेसमेंट। किसी ने बात करी इस चीज के ऊपर? मुझे एक वीडियो दिखा दो। वो टेक्निकल वाले ने की हुई है यार, वो बड़े सही बनाता है। हाँ बिल्कुल, माई पॉइंट इज यार, टेक्निकल ज्ञान। यस, माई पॉइंट इज कि यार डीपीएफ में, यार बड़े सिंपल टर्म में बताता हूँ, डीपीएफ में अगर काले रंग का टेल्कम पाउडर इकट्ठा हो रहा है ना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि इफ वी फॉलो अ डिसिप्लिन, यस, द हेडेक्स वोंट बी देयर फॉर द डीजल। देयर इज नो हेडेक यार। सिटी में क्या होता है यार, सिटी में क्या होता है, और ये सभी कार्स में, अगर मैं 3XO भी लेता हूँ तो उसमें ये रहता होगा कि मेरी
जो स्टिक्स आप कह रहे हो, स्टिक्स नहीं है तो वो लाइट जलती है रीजन की। तो बस हमने गाड़ी ऑफ नहीं करनी। जब रीजन मोड ऑन हो जाए सिटी में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर मैं गाड़ी चला रहा 5-6 हूँ, मिनट 7 मिनट अगर मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ फिर वो चलता रहेगा, कुछ नहीं, गाड़ी नहीं बंद करनी बस। देखो अगर ऑटो स्टार्ट ऑफ सिस्टम है, रीजन मोड पे वो अपने आप बंद नहीं होगी, नहीं होती। मैं डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। और गाड़ी बंद करने की, रीजन मोड पे गाड़ी आ गई यार, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, 2-3 मिनट बैठ जाओ न्यूट्रल पे। चलने दो। अदरवाइज जब वो गाड़ी ट्रैफिक में चल रही है, हाईवे पे चल रही है, तो उस टाइम पर तो हम इंजन की एनर्जी से ही यूज ले रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं डलवा रहे। सिटी में क्या दिक्कत है, यू हैव टू आइडल। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि अब उसको टाइम दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल जलता है कोई बात नहीं, बट डेट इज क्लियरिंग द डीपीएफ। तो जितनी देर तक वो पाउडर फॉर्म में है वो निकलता रहेगा, क्लॉग नहीं है, एफिशिएंसी उसकी मेंटेन रहती है 80-90% आफ्टर इवन लैक्स ऑफ किलोमीटर, 1-2-3 लाख किलोमीटर के बाद में। बट वहां पर भी घबरा, मान के चलो 4 लाख चलने के बाद डीपीएफ अपनी 80% एफिशिएंसी पे आ गया। अच्छा, अगर मान के चलो आपके पास ऑटोमेटिक सेल्फ रीजनरेशन वाला मैकेनिज्म फेल है, तो एक अच्छी वर्कशॉप्स और कंपनी में जाके फोर्स रीजनरेशन होती है, वो गाड़ी पार्क करते हैं। आई वॉज अबाउट टू आस्क मनीष जी, कंपनी में क्यों जाने की जरूरत हो अगर आपके पास डीजल गाड़ी है रीजन के लिए? मैं बताता हूँ, प्लीज आप बताइए। मैं बताता हूँ कंपनी में कब जाना पड़ता है। कब जाना पड़ता कंपनी में कब जाना पड़ता है? जब सूट मास 50 से ऊपर क्रॉस कर जाता है। ऑटोमेटिक रीजन 35 से है? आपको पता चल जाता है कि 50 से ऊपर? नहीं, वो डीपीएफ की लाइट, फॉल्ट लाइट आ जाएगी। ठीक है। 50 के ऊपर जब अब सीधी सी बात है, अब एक अगर इस टेबल पे एक लेवल के ऊपर ज़्यादा मिट्टी होगी, एक छोटा सा कपड़ा काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर फोर्स रीजनरेशन करनी पड़ेगी, उसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। और उसके लिए अलग से एक टेस्ट प्लान होता है, प्रोग्राम होता है। तो जिनको डीपीएफ की लाइट आ जाती है वो कब आती है? जब उसके सेल्फ रीजनरेशन के साइकिल कंप्लीट नहीं होते। सूट मास जैसे ही 50 से ऊपर गया तो डीपीएफ की आएगी लाइट। उसमें भी यार कुछ इतना फंडा, वैसे तो उस नौबत आने में तो, क्योंकि वो भी कैटास्ट्रोफिक है थोड़ा सा। Catastrophic है, क्योंकि तब तक काफी कंडेंस हो जाता है उसमें, deep ठीक है, क्लाउड हो जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप डीपीएफ रीजनरेट हो रहा है तो आप कहीं घास फूस या सूखे जहाँ पे वो रहता है वहां पे मत पार करो, क्योंकि उस टाइम इंजन बे का टेम्परेचर उस एरिया का डीपीएफ का होता है 800 से 900, लाल हो जाता है वो अंदर से, सूखी का जल जाएगी, जल जाएगी वो। मतलब रीजनरेशन मोड तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो क्लोज पार्किंग होती है ना, वहां पे भी नहीं करना चाहिए वो, टोटली बाहर करके आ जाओ, क्योंकि टेम्परेचर 800-900 डिग्री But आप देख सकते हो कि कोयले की तरह भट्टी चल रही है वो। मतलब अगर डीपीएफ की पाइप यहाँ पर है ना, तो आप यहाँ से हीट को फील कर सकते हो, यहाँ से इतनी 800-900 डिग्री मैटर करती है वो चीज़, टेम्परेचर होता है। तो कहने का मतलब यार उसको जलने दो। जो बंदा एक अच्छा फ्यूल, मतलब डीजल जल रहा है, टाइम पर सर्विस हो रही है, अब डीपीएफ, यार मेन पॉइंट में मिस कर गया सुंदरदीप जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर नहीं किसी ने बात करी होगी। BS6 डीजल के लिए स्पेसिफिक इंजन ऑयल्स हैं। हम विस्कोसिटी की बात करते हैं। एक ACEA कंप्लायंस होती है, दैट इज लाइक C3 या C2, दैट इज अ लो सैप ऑयल, लो सल्फर। अच्छा, अब आपको ये तो पता ना सभी को जो टेक्निकल है कि फ्यूल के साथ में थोड़ा बहुत इंजन ऑयल भी जलता है। इंजन ऑयल कम होके कहाँ जाता है? कंबस्शन ऑयल में जलता है। इंजन पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, इंजन ऑयल भी जलता है उसमें। तो अब वो इंजन ऑयल में तो सल्फर ही है सारा, काफी कंटेंट। तो अगर वो जल रहा है तो वो भी सल्फर इकट्ठा होगा सूट में। अब आधे से ज्यादा लोगों को डीपीएफ में दिक्कत आई रीजनरेशन मोड कंप्लीट ना होने की वजह से। अब जो लोग बाहर से सर्विस कराते हैं उन्होंने देखा, अच्छा यार 530 तेल है, बट क्या कोई ACEA वैल्यू उसकी देखता है, कंप्लायंस देखता है उसकी? क्या उसको ये पता है कि इसको मुझे लो सैप ऑयल यूज करना है? LO, लो SAP, लो सैप ऑयल, लो सैप ऑयल, ओके। लो सैप ऑयल मिनिमम C2 और C3, विच मीन्स इट इज अ लो सल्फर। C2 में थोड़ा सा सल्फर ज्यादा, C3 में बहुत कम है। तो जिनमें गाड़ियों में डीपीएफ है, यू हैव टू ऑल्सो सी विस्कोसिटी, यू ऑल्सो हैव टू सी द कंप्लायंस, एंड यू ऑल्सो हैव टू सी द ACEA वैल्यू। That represent it's a mid sap या low sap oil. Mid sap oil मिनिमम होना चाहिए, that is C2, low sap should be C3। अब तो C5 भी आ चुके हैं। उसमें इंजन ऑयल से इमेजिन आपने डीपीएफ वाली गाड़ी ले ली, आपने रीजनरेशन भी करवा दिए, आपने ये भी देख लिया कि 530 ऑयल डलेगा या 020 डलेगा, बट आपने लो सल्फर पर ध्यान नहीं दिया, आपने 4 साल पुराना इंजन ऑयल का ग्रेड डलवा लिया, या आपने मिनरल ऑयल डाल दिया, या जो बाहर सर्विस हो रहे मैकेनिक उसको पता ही नहीं है यार ACEA मतलब क्या है विस्कोसिटी के अलावा। अब आपने ग्रेड मैच कर लिया, ACE की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपने डाल दिया B4 या हाई सैप ऑयल, वो भी खराब करेगा। अब सल्फर उसको मिल गया जो सल्फर नहीं जाना चाहिए वो उसको मिल गया ऑयल से, इंजन ऑयल से। और डीपीएफ जो चोक होगा लाख किलोमीटर, वो चोक होगा 20,000 किलोमीटर, टोटली उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर डीपीएफ रखना है गाइस, इंजन ऑयल शुड बी वेरी स्पेसिफिक।
ब्रांड में सर्विस हो रही है तो वहां पर लो सैप ऑयल ही यूज करता है। जिसके पास भी DS6 गाड़ी है, कभी नोट करना, जो आपको गाड़ी स्पेशल पैकेज चेक करना, उसमें ACEA C2 या C3 लिखा हुआ है। टाटा, महिंद्रा और हुंडई, वहां पर आप इंजन में जाकर वहां पे लिखा होगा C2 या C3। किया, हुंडई का CRDI 1.5, महिंद्रा का 1.5 और इवन इनोवा का क्रिस्टा का। इंजन ऑयल शुड बी लो सैप या मिड सैप विद द राइट नॉर्मल सर्विसिंग। मेक श्योर एयर फिल्टर इज क्लीन। वो तो मैं वैसे भी BS4 गाड़ी के लिए भी बोलता हूँ। अलॉन्ग विद इट, अगर सिटी में चलती है उसके रीजन मोड को चलने दो यार, फोर्स रीजनरेशन की नौबत ना आने दो। अगर आप ये चीज़ें करते हो गाइज, नोट द डेट, नोट द टाइम जब आप वीडियो देख रहे हो, यू विल नॉट फेस एनी इशू। कोई ऐसा मैनुअल नहीं है जो नलीफाई कर दे मेरी इस इन्फॉर्मेशन को। जो लोग टेक्निकली बात कर रहे हैं, हाँ उसके अब मान के चलो कि गलती हो गई, आपने इंजन ऑयल भी गलत यूज कर लिया, आपने रीजनरेशन मोड भी, फोर्स रीजनरेशन भी फेल हो रही है बार बार, अब वो पत्थर बन चुका है अंदर से, राइट? वो तो नहीं जल पा रहा, फिर DPF को खुलाना पड़ता है। अब केमिकल्स आते हैं DPF क्लीनर के, स्पेशल मशीन्स हैं 5-5, 6-6 लाख की, जो कि चंडीगढ़ में लगी हुई हैं, दिल्ली में लगी हुई हैं, साफ कर देते हैं। वो साफ कर देते हैं, बट वो टाइम थोड़ा निकाल देता है काफी, 4-5 साल। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं, बट दैट इज लाइक है ना कि डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन 80%, बट वो डैमेज आपने खुद किया है, बट वो खुद की भी नहीं गलती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही, ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ब्रांड्स दे ही नहीं रहे ना। और फिर से वही बात, ओनर मैनुअल को पढ़ता नहीं है वैसे। अच्छा, मुझे एक लेमैन भाषा में समझाइए, अगर मेरी सिटी में गाड़ी ज़्यादा चलती है तो 15 दिन के बाद अगर मैं 50 किलोमीटर का हाईवे पे ट्रिप मारता हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा कितना था सूट। Okay. मैं एक ऐसे 100 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ कि चल भाई आज मैं तेज गाड़ी चलाता हूँ, हाई RPM पे मैनुअल मोड में रखता हूँ, आपको मैं टिप बताता हूँ, तो मैं क्या चिंता मुक्त रह सकता हूँ कि हाँ 15 दिन मैं ट्रैफिक में हूँ और एक दिन मैं हाईवे पे। देखो अगर TPF मैं बताता हूँ, अब गोल्डन रूल लास्ट में बता दूँ पॉइंट्स, जरूर, विद इन 1। हाँ जी, जो कि उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा यार। नहीं, आई डोंट खुल के लो यार, डीजल कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद मैं लाऊंगा खुद, मैं तो नहीं, मैं भाई मैं मेरी 5000 किलोमीटर गाड़ी चलती है महीने की, मेरे लिए पेट्रोल हाइब्रिड 60,000 एक साल, ठीक है। अब चीजें नोट करो यार DPF वालों, जिन्होंने ले। अच्छा चलो, जो दिल्ली जाया करोगे ना तो मेरी डीजल गाड़ी ले जाए, ठीक है। नंबर 1, नॉर्मल सर्विसिंग, इंजन ऑयल, मेक श्योर इट इज लो सैप। अगर कंपनी से करवा रहे हो देन इट्स नॉट योर बिजनेस, दे विल टेक केयर ऑफ इट। अगर बाहर से करवा रहे हो ग्रेड के साथ में, मेक श्योर इट इज ए लो सैप ऑयल, ACEA C4 C3 आज के टाइम पे। आप एक काम ये खत्म हो गया, दूसरे बात पे डीजल अच्छा डलवाओ, एडिटिव्स वगैरह, ताकि कंबशन एफिशिएंसी अच्छी रहे। कंबशन एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, डीजल में C10 वैल्यू, जैसे पेट्रोल में ऑक्टेन होते हैं ऐसे डीजल में C10 रहते हैं। तो अगर आप C10 वैल्यू 4 से 5 C10 बढ़ा दो, C10 ओके, तो अनबर्न्ड फ्यूल नहीं निकलेगा, कंबशन एफिशिएंसी होगा। अनबर्न्ड फ्यूल कम निकलेगा तो सूट कम कलेक्ट होगा, तो इस चीज़ है विशेष साइकिल। ठीक है, इट मीन्स होता है कि जितना 1000 किलोमीटर में सूट डिपॉजिट होना था वो हो रहा 2-2.5 हज़ार में, अगर आप अच्छा डीजल यूज कर रहे हो, प्रीमियम फ्यूल या एडिटिव के साथ में कर रहे हो। आधा काम तो आपका, आपने आधी लाइफ तो उसकी वैसे ही बढ़ा ली उससे। इंजन ऑयल का अगर बाहर से डलवा रहे हो तो मेक श्योर इट इज ए फुली सिंथेटिक। फुली सिंथेटिक BS6, पहले मैं बोलता था ना कि मिनरल ऑयल भी डाल सकते हो, अभी नहीं, BS, क्योंकि मिनरल ऑयल मींस लॉट ऑफ कार्बन। मिनरल ऑयल कहाँ से बना? क्रूड से, कार्बन का घर है वो। मिनरल ऑयल नहीं डलेगा, फुल सिंथेटिक डलेगा। विस्कोसिटी जो रिकमेंडेड है वो 530 और 540, 020 में रिकमेंड नहीं करता, इसके ऊपर डिबेट हो जाएगा। 020 भी डाल रहे हैं, डाली हुई है वीडियो हमने वो, नहीं डीजल वाले में फंडा है। अच्छा, लो सैप ACEA C2 या C3 है तो बहुत बढ़िया। एंड सेकेंडली गाइज, अगर आप सिटी में हैं तो जब रीजन मोड पे आए गाड़ी, जब तक लाइट बंद नहीं होती होने दो उसको आप आइडल पे छोड़ दो। देखो सीधी सी बात है, जैसे आपने कहा कि मैं ट्रिप पे निकल जाऊँ तो गाड़ी खुद ही चला देगी रीजन मोड, है ना। चलते चलते अपना बंद हो गई, योर जॉब इज डन। इफ इट इज अनडन, आपको रुकना पड़ गया, उसको थोड़ी देर आइडल होने दो। दोनों ऑप्शन आ गए आपके पास में। इज इट ए ट्रिकी टास्क? नो, इट्स वेरी इजी। अब आपने कहा कि मैं अपने एंड से इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं क्या करता, और मैंने 4.5 लाख किलोमीटर पे इनटेक मैनिफोल्ड नहीं साफ कराया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड नहीं साफ कराया था, और EGR नहीं साफ कराया था, ना खराब हुआ। वो कैसे? एक कॉन्सेप्ट में याद है मैंने रेव क्लीनिंग की बात करी थी, आपने मुझे कहा कि मैं ऐसा क्या करूँ। गाइस सीधा फंडा, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड स्पीड अप द कार। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो, आपको 2 मोड मिलेंगे, ड्राइव एंड एस मोड में क्या होता है, हाई RPM गियर रेशो छोटी हो जाती है, RPM ज़्यादा होल्ड करता है। तो एक अगर 80 की स्पीड पे
अगर डी पे गाड़ी 1800 आरपीएम पे क्रूज कर रही है तो वही 80 की स्पीड पे स्पोर्ट्स मोड पे वो 2500 से 3000, तो आप अपनी लीगल स्पीड लिमिट में स्पोर्ट्स मोड में चला दो, फॉरगेट अबाउट जो एक्स्ट्रा फ्यूल जल रहा है, इट विल कीप ऑन रेविंग द इंजन। थोड़ा वो रेड लाइन करा दो, कुछ करा दो, ठीक है डॉब इज। अगर आपके पास मैनुअल है गाड़ी, ऑब्वियसली अब 3XO भी मैनुअल में आती है, 1.5 CRDA में मैनुअल में आता है, कुछ नहीं करना, कीप योर स्पीड एट 80-90 लीगल। जो आप 5 में 6 में गियर में चला रहे हो 5-7 मिनट के लिए उसको तीसरे गियर पे चलाओ, अपना आरपीएम होल्ड करके रखेगी 3200-3300 में, इंजन की स्पीड बनी हुई है, ब्लो कर रही है, मतलब इट्स लाइक दिस, तो इट विल कीप ऑन रेव क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग जिसको बोलते हैं। आई हैव डन इट फॉर 15 years एंड माय कार रिमेन ट्रबल फ्री यार, बिल्कुल इट इज स्टिल लाइक न्यू। आज ना वो इंजन ऑयल उठाती है ना काला करती, बिकॉज मैंने ये चीज़ें फॉलो करी है, तब तो डीपीएफ भी नहीं था। चलिए ये तो बड़ा मुनीश जी आपने दिक्कत में डाल दिया फॉर द रिकमेंडेशंस, तो आई जस्ट होप, लेकिन ये कस्टमर्स नहीं, कुछ ऐसा होता है कि वही जस्ट वांट के कस्टमर्स को दिक्कत ना है बेसिकली, बट वो है कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो ऑफ कर देंगे और उनको याद ही ना रहे, वो लाइट को बॉदर ही ना करे कि लाइट क्या है। लाइट देखो, आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं या प्लान करेंगे उसमें अगर आपको आरपीएम हाई दिख रहे हैं यूजुअली, या ब्लिंक कर रही है डीपीएफ की, अगर प्रोग्राम चल रहा है उसको इंटरप्ट मत करिए। एक मेरा क्वेश्चन है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो रीसेट नहीं होगा। एक मेरा क्वेश्चन है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मुनीश जी कुछ कार्स में एड ब्लू भी डलता है और उनमें डीपीएफ भी होता है, अगर अगर हाँ डीपीएफ तो होता ही होता है, अगर सपोज कीजिए मैं एड ब्लू नहीं डलवाता, मैं स्कॉर्पियो एन में या XUV 700 में एड ब्लू नहीं डलवाता, वैसे ही चला रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? एक्चुअली ऐसा होता है ना, जिनके पास भी एड ब्लू वाली डेफ वाली गाड़ियाँ हैं, मेरा खाली हो गया टैंक। मैं बताता हूँ, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्कॉर्पियो एन है गाड़ी ना, उसमें आई थिंक 13 से 14 लीटर एड ब्लू डलता है, इनोवा क्रिस्टा में भी इतना डलता है। तो जब दो आइडली क्या होता है कि अब जैसे इनोवा क्रिस्टा है ना, वो एक एड ब्लू 10-12 लीटर में 5000 किलोमीटर चल जाती है। जैसे ही 2000 किलोमीटर या 2200 किलोमीटर रह गए, वो एड ब्लू की लाइट जलती है उसमें, वो आपको बता देते हैं कि रिफिल करना है। एस्टीमेट जैसे फ्यूल की बताता है, रेंज बताता है, ऐसे एड ब्लू की रेंज बताता है, वो एक्यूरेट नहीं होती कभी भी। इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। अच्छा, वो अपने आप 2000-2200 भी होती है, और ऐसा भी हो सकता है 2000 सीधे 1500 से आ जाए, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत रहती है। तो जैसे अब 2000 पे आई, जैसे 2000 पे आती है, एक ये मैंने गाड़ियों का नाम लिया, तो और 6 से 7 लीटर एड ब्लू डल जाता है उसमें, आधा डल जाता है। ठीक है, वैसे तो डाल, अब आपने कहा कि एड ब्लू ना डालूं, तो ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली क्या होगा कि जब एक लेवल के बाद रिजर्व एड ब्लू का कम हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, वो आपको जब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बोल देगा, जैसे फ्यूल खत्म होने के बाद में गाड़ी बंद हो जाती है, ऐसे ही अगर एड ब्लू एक रेंज से बाहर हो गया, खाली हो गया, तो फेल सेम मैकेनिज्म होता है। क्योंकि अगर कैटालिटिक कन्वर्टर को अगर यूरिया की सप्लाई ना मिली, तो वो जो प्रेशियस मेटल्स है उसको वो मेल्ट कर देगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से बने हुए हैं। तो आपकी गाड़ी को बता देगा कि इतने किलोमीटर चलेगी, इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं होगी आपकी। ओके, जस्ट लाइक पेट्रोल, इट विल रिफ्यूज टू गेट स्टार्टेड। इट विल रिफ्यूज टू गेट स्टार्टेड, दैट्स वेरी, उसमें फेल सेम मैकेनिज्म है। बहुत तो आप उसको इनसाइट्स मिले हैं मुझे जी। उसमें आप उसको आप जंप या ओवरराइड या यू टर्न या बाईपास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आई जस्ट, वो स्टार्ट ही नहीं होगी गाड़ी, वो आपको वार्निंग दे देगी, बट वो 2000 किलोमीटर पहले ही लाइट आ जाती है, तो आपके पास फेयर एनफ मार्जिन रहता है 1000 किलोमीटर का। ऐसा नहीं एड ब्लू लाइट जली उसी टाइम डलवाना। हाँ बिल्कुल, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट बिग डील। ओके, तो कुछ गाड़ियों में ना फ्यूल टैंक्स छोटे हैं एड ब्लू के, फॉर्च्यूनर का टैंक बहुत छोटा है एड ब्लू का, 8-9 लीटर डलता है, जबकि वो तो टूरर गाड़ी है। मैं बताता हूँ उसमें क्या रहता है। जिनके पास भी BS6 गाड़ी है ना, उनके घर में एक पेटी पड़ी रहती है 5 लीटर वाली, वो डाल लेते हैं खुद ही। मैं बाहर वाले डिस्पेंसर से रिकमेंड नहीं करता, मैं हमेशा इसमें एक्सक्लूड देता हूँ कि आप कंपनी से टाटा, महिंद्रा या क्रिस्टा का 560 रुपए का मिलता है आपको, ब्रांड से ले लें, 5 लीटर का मिलता है, वो आप ले लो। उससे एक चीज़ का फायदा है कि आपकी गाड़ी के नंबर पे वो चढ़ता रहता है। अच्छा, अभी कितना एड ब्लू डला है कि एड ब्लू इशू हो रहा है और डल रहा है, आपने बाहर से नहीं डलवाया, तो कल को अगर वारंटी का इशू हुआ है एमिशन सिस्टम का, तो वो कवर हो जाएगा, हैव द रिकॉर्ड ऑफ दैट। तो आप 100-10-20 रुपए एड ब्लू के पीछे मत बचाओ। और सॉरी टू से गाइस, ये जो खुला आपको बहुत सारे टैंकर्स मिलेंगे एड ब्लू के ना, खुले हुए, अडल्ट्रेटेड होता है। नहीं यार, अब यूरिया की क्वालिटी क्या है क्या नहीं, क्या पता पानी है, वो पता ही नहीं चलेगा। ऑथराइज्ड लेना चाहिए बेसिकली। तो आप ऑब्वियसली जो फ्लीट गाड़ियां हैं, जो ट्रक वाले हैं, उनको तो बाल्टियां मिल जाती है 20 मिनट, सस्ता पड़ जाता है ना। बिल्कुल देखा है मैंने। छोटी वाली जो ये वाली गाड़ियां हैं हमारी प्राइवेट है ना, तो उनमें 5 लीटर की पैकिंग मिलती है यूजुअली, उसको डालने का या डालो तो एक एड ब्लू की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी वालों को अच्छा होता है, टोयोटा का है टोयोटा से डालो, एक तो रिकॉर्ड में चढ़ता रहता है कि एड ब्लू ले रहे हो हमसे। यस, आई एम गेटिंग योर अगर पॉइंट, आपने वारंटी के इश्यूज अब जैसे आपके पास मर्सिडीज है ना, मैं कहता हूँ अगर आपको मर्सिडीज ने एड ब्लू अगर डलेगा उसमें, जब डलता है तो मैं कहता हूँ कि आप 6 महीने में 1-2 बार एक पेटी वहाँ से 5-6 वीडियो करा लो,
ताकि रिकॉर्ड में बना रहे कि हाँ एड ब्लू आप ले रहे हो, ताकि एमिशन सिस्टम की अगर कुछ दिक्कत आए विद इन द वारंटी पीरियड तो दे कैन सी कि यस यू हैव यूज्ड आवर प्रिस्क्राइब्ड एड ब्लू। क्योंकि अगर एमिशन का दिक्कत हुई दे डोंट नो कि आपने कौन सा एड ब्लू डाला। आई टोटली गेट योर पॉइंट ऑब्वियसली। तो जस्ट लाइक E20 ये भी जो सेशन है मुनीश जी बहुत इंसाइटफुल रहा मेरे लिए भी पर्सनली, बिकॉज जब भी टेक्निकल नॉलेज आपसे मिलती है तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स अ लॉट टू द चैनल, या ट्विटर पे भी किसी लोगों को जब हम रिकमेंडेशंस देते हैं तो एक नई चीज़ें पता चल रही है तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प अस इन द रिकमेंडेशंस। बाकी व्यूअर्स कंसल्टेशन के लिए wallclub.com आप विजिट कर सकते हैं, मुनीश जी के द्वारा कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो रिप्लाई भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में मुझसे भी आप वीडियो रिप्लाई जो है वो ले सकते हैं। एंड PDIs के लिए मुनीश जी चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली में एरियाज जो है मुनीश जी पर्सनली कवर करते हैं विद हिज टूल्स एंड एवरीथिंग। उसके सेपरेट वीडियो जो है हम कल शूट करेंगे। Thank you so much for the support. Keep supporting, keep loving. Visit wallclub.com. Follow us on Twitter, follow us on Instagram and Facebook also. We are active on that. Thank you so much for your love. And कुछ भी आपके queries होंगे मुनीश जी के लिए इस वीडियो को लेके, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगी हो कि कुछ गलत बताया गया है या कुछ आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिस पे टॉपिक हमें कवर करने चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।